everyone, welcome to evidyarthi.in. My name is Varsha. तो स्टार्ट करते हैं हमारी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है बुक्स, पेंटिंग एंड बिल्डिंग्स। हमने ये चैप्टर अपने नोट्स चैप्टर के अंदर देखा था, वीडियोस के अंदर देखा था एंड वहां से हमने समझ लिया था। सो लेट्स स्टार्ट आवर एमसीक्यू ऑफ दिस चैप्टर ताकि हमारा रिविजन फिर से हो जाए। सो it's our 11th chapter and the first question is, in which city is the iron pillar of Mehroli located? किस शहर के अंदर हमारा आयरन पिलर लौह स्तंभ लोकेटेड है यानी कि स्थित है? फर्स्ट हमारे पास ऑप्शन है बिहार, सेकंड इज मथुरा, थर्ड इज दिल्ली एंड फोर्थ इज चंडीगढ़। तो जब हमने ये चैप्टर पढ़ा था तो वी सॉ कि किस तरीके से मरुस्थलीय जो था हमारा फ्रेंड वो कहाँ जा रहा होता है, दिल्ली के अंदर मेहरोली में। सो द आयरन पिलर इज इन दिल्ली और जो दिल्ली है उसके मेहरोली में स्थित है, तो आंसर क्या होगा? दिल्ली। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन 2 कहता है व्हाट इज द हाइट ऑफ द आयरन पिलर? तो आयरन पिलर की यहाँ पे हमसे हाइट पूछी गई है। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज 12 मीटर, सेकेंड इज 7.2 मीटर, थर्ड इज 5.0 मीटर्स एंड डी ऑप्शन इज 8.2 मीटर्स। तो जब हमने बात करी थी इसकी हाइट की, सो वी सॉ कि ये 7.2 मीटर्स का है एंड साथ ही साथ 3 टन का है, 3 टन का ये हमारा आयरन पिलर है। सो आंसर क्या है? 7.2 मीटर्स। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट डज स्तूपा मीन्स, यानी कि स्तूपा का मतलब क्या होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। माउंट, राउंड, सी कहते हैं टॉल एंड डी कह रहा है शॉर्ट। तो जब हम बात करते हैं स्तूपा की और उसके स्ट्रक्चर की तो हमें एक गोल गुंबद देखने को मिलता है जो कि कई बार माउंट से रिजेंबल करता है, यानी कोई छोटे से टीले से रिजेंबल करता हुआ लगता है। सो स्तूपा का मतलब ही होता है माउंट यानी कि टीला। सो आंसर विल बी माउंट यानी कि ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है who are the god and goddesses whose statues are worshipped in the temple, whose statues are worshipped in the temple? So कौन ऐसे god and goddesses थे हमारे हिस्ट्री के अंदर जिनके टेम्पल्स यानी कि मंदिर बनाए गए, उनको पूजा गया? सो ये 3 हमारे गॉड्स थे। चलिए आइए ऑप्शन में देख लेते हैं। पहला थे शिवा, विष्णु एंड दुर्गा। सेकेंड ऑप्शन में लिखा हुआ है इंदिरा गांधी एंड राजीव गांधी। बी कहता है ये सारे के सारे लोगों की ही मंदिर बनाई जा रही थी या फिर नन ऑफ दीज। सो बात करते हैं हम इंदिरा गांधी एंड राजीव गांधी की। ये पॉलिटिकल एंटिटीज है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, कोई भगवान नहीं है ये क्या है, ये हमारे मॉडर्न टाइम के लोग थे, है ना, और इन्होंने बहुत सारा अपना कंट्रीब्यूशन दिया इंडिया के अंदर, बट हम इन्हें भगवान की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। वहीं अगर बात करें शिवा, हमारे विष्णु एंड दुर्गा की, सो दे वर द गॉडेस एंड गॉडेसेस एंड गॉड्स थे ये हमारे। साथ ही साथ हिस्ट्री में ही नहीं, आज भी इनकी पूजा की जाती है। आई एम श्योर आप सभी के घरों में इनकी मूर्तियां होंगी एंड इवन आपके आस पड़ोस में इनके टेम्पल्स भी होंगे। सो करेक्ट आंसर है हमारा ए ऑप्शन, दैट इज शिवा, विष्णु एंड दुर्गा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है नेम द हॉल वेयर पीपल कुड असेंबल। तो यहाँ पे बात हो रही है हमारे टेम्पल्स की, जहाँ पे लोग क्या कर सकते हैं, आके सभा लगा सकते हैं। तो वो कौन सी जगह थी टेम्पल के अंदर? सो द फर्स्ट ऑप्शन इज मंडपा, सेकेंड कहता है शिखरा, थर्ड कहता है गर्भगृह, तो वही हमारा जो डी ऑप्शन है वो कहता है इनमें से कोई नहीं। सो जब हम बात करते हैं मंडपा की, सो मंडपा वो स्थान था जहाँ पे लोग आते थे, एकजुट होते थे और भगवान का भजन, आरती या कोई सभा करते थे। शिखरा वो पार्ट होता है हमारे टेम्पल का जो कि एक तरीके से कह सकते हैं ये दर्शाने के लिए होता है, क्योंकि एक तो ये बहुत बड़ा होता है। शिखर क्या होता है? बहुत बड़ा होता है और गर्भगृह के ठीक ऊपर होता है। तो दूर से इंसान इस शिखर को देख के क्या कर सकता है, पहचान सकता है कि यहाँ पे कोई सेक्रेट यानी कि पवित्र स्थल स्थित है। तो शिखरा वो जगह नहीं थी। शिखरा क्या था? एक तरीके का स्ट्रक्चर था जो कि क्या कर रहा है, बता रहा है कि यहाँ पे कोई टेम्पल स्थित है।
वही गर्भगृह क्या है? गर्भगृह वो प्लेस होता है जहाँ पे चीफ डाइटी यानी कि उस मंदिर में जो भी भगवान की ज्यादा पूजा होती है, जिस भगवान के लिए वो मंदिर बना है, उनकी प्रतिमा लगाई जाती है। हमसे ये पूछा गया है कि हॉल वेयर पीपल कुड असेंबल, यानी कि वो जगह जहाँ पे लोग असेंबल यानी सभा लगा सके। सो दैट प्लेस इज मंडपा, यानी कि ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Who composed सिलापदिकरम, यानी कि हमारा एक तमिल लिटरेचर था सिलापदिकरम। अब इसको किसने लिखा था वो पूछ रहे हैं। ए कहता है इलांगो, बी कहता है बाणभट्टा, सी कहते हैं कालिदास एंड डी इज ऑल ऑफ दीज। सो ऐसे कई सारे हमारे हिस्ट्री में रचनाएं रची गई है जिनको बहुत सारे महान लोगों ने लिखा है, और सिलापदिकरम भी एक ऐसी ही रचना है। और ये किस लैंग्वेज में लिखी गई है? तमिल में। आपको ये याद रखना है, किसमें लिखी गई है? तमिल में। यहाँ पे अगर बात करें कालिदास की, कालिदास संस्कृत में लिखते थे, सो कालिदास सिलापदिकरम नहीं लिखेंगे। बाणभट्ट ये भी कौन से ये भी हमारे नॉर्थ इंडिया के जो राइटर थे उनमें से आते हैं, और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने भी संस्कृत में ही लिखा था। सो यू विल नॉट राइट सिलापदिकरम। लिखेगा कौन? इलांगो। नाम से आपको जानकर लग रहा होगा कि ये हमारे साउथ इंडिया के हैं। ये जो थे तमिल के वन ऑफ द बेस्ट लिटरेचर के रचयिता थे। बहुत अच्छी अच्छी इन्होंने रचनाएं लिखी, जिनमें से सिलापदिकरम जो है वो सबसे ज्यादा जाना जाता है। सो इलांगो इज द राइटर और कंपोजर ऑफ सिलापदिकरम। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Who composed मेघदूता? मेघदूत की रचना किसने करी? बाणभट्टा, बी कहता है कालिदास, सी कहता है सूरदास और डी कहता है none of these। बाणभट्टा की अगर बात करें, सो ही रोट हर्षचरित्र। जब हमने बात करी थी हर्षवर्धन की, सो ही रोट हर्षचरित्र फॉर हिम, उनके लिए इन्होंने हर्षचरित्र की रचना करी। लेकिन जब बात करते हैं हम सूरदास की, और अगर हम बात करें आपके घर की, तो बहुत सारा आपने एक तरीके से भजन या फिर बहुत सारे आपने कविताएं सुनी होंगी कृष्ण के लिए, और वो सारी सूरदास ने लिखी थी। सो सूरदास रोट भजन्स एंड थोड़े से ऐसे उनका माइथोलॉजी की तरफ ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। मेघदूत एक ऐसी बुक है जिसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? थोड़ा सा हिंदी साहित्य, यू कैन से संस्कृत साहित्य, जिसमें आपको लोगों की कहानी देखने को मिलेगी। और ये लिखा था हमारे कालिदास जी ने, और मेघदूत की रचना फिर किसने की होगी? कालिदास ने। सो कालिदास विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन, इन विच लैंग्वेज वर द पुराणास रिटन? किस लैंग्वेज में पुराणों को लिखा गया है? ए कहता है हिंदी, बी कहता है तमिल, सी कहता है संस्कृत और डी कहता है इंग्लिश। पुराण हमारे हिंदी भाषा के, हमारे नॉर्थ इंडिया का लिटरेचर है। सो इंग्लिश में लिखा नहीं जा सकता, क्योंकि ये जो पुराण थे कब लिखे गए थे? हमारे जो एंशिएंट टाइम है उस वक्त लिखे गए थे, और उस वक्त हमारे इंडिया के अंदर हमारी स्थानीय भाषाएं प्रचलित थी। संस्कृत और पाली ऐसी लैंग्वेजेस थी। सो ये जो हमारे पुराना है वो किस लैंग्वेज में लिखे गए होंगे? ऑब्वियसली संस्कृत के अंदर। सो संस्कृत विल बी द राइट आंसर। तमिल में भी लिखा जा सकता था, बट बशर्ते क्या था कि ये जो रचना है वो कहाँ की गई होती? साउथ इंडिया के अंदर। अगर साउथ इंडिया के अंदर ये रचना की गई होती तो तमिल में आपको पुराना देखने को मिलते, बट ये हमारे नॉर्थ इंडिया का लिटरेचर है। सो इट इज रिटन इन, it is composed in, not written, it is composed in Sanskrit language. Next चलते हैं। So next question कहता है 9th question, which war was fought between the Kauravas and Pandavas? I am sure every one of you know the answer. सभी को पता होगा कि आंसर क्या है, ठीक है, but still हम इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन जानते हैं कि जो वॉर था पांडवों और कौरवों के बीच में, उस वॉर का नाम क्या है, ये पूछा गया है। ऑप्शंस में है रामायणा, बी कहता है महाभारता, सी कहता है बोथ ऑफ दीज एंड डी इज नन ऑफ दीज। तो जब हम बात करते हैं कौरवों और पांडवों की, तो फट से दिमाग में क्या याद आता है? महाभारता। महाभारता वाज द वॉर व्हिच वाज फॉट बिटवीन कौरवा एंड पांडवास, यानी कि महाभारत वो लड़ाई थी जो कि कौरव और पांडवों के बीच में लड़ी गई थी। सो आंसर विल बी
महाभारत। रामायण जो था वो किसकी वॉर के बारे में था? इट वॉज रिटन अबाउट रामा एंड रावणा वॉर। ये राम और रावण की लड़ाई के बारे में है हमारा रामायण। सो आंसर इज बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 10। ये कहता है विच वॉज द कैपिटल ऑफ कोशाला? कोशाला की राजधानी क्या है? ए है हस्तिनापुर, बी है अयोध्या, सी है कमल और डी है हमारा दिल्ली। सो कोशला एक तरीके से आप कह सकते हो हमारे 16 महाजनपदों से था एंड इसकी जो राजधानी थी इट वाज अयोध्या। अयोध्या जो है आपकी राम की नगरी, ये कौशला की राजधानी थी। हस्तिनापुर जो था वो एक खुद में ही एक बहुत बड़ा क्या था, महाजनपद था और इसकी राजधानी आप बताइए मुझे। आपने बहुत बार सुना होगा महाभारत के अंदर जिसके लिए लड़ाई भी हुई थी। सो दिस इज योर 10th क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं 11th क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन कहता है हु वाज आर्यभट्ट? आर्यभट्ट कौन थे? मैथमेटिशियन, बी कहता है जूलॉजिस्ट, सी कहता है आर्कियोलॉजिस्ट एंड डी कहता है नन ऑफ दीज। सो कमिंग अबाउट सी ऑप्शन, आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? हमारे हिस्टोरियंस। सोच लीजिए तो बिल्कुल अभी हमारा जो अगर हम बात करें आर्यभट्ट की तो वो तो बिल्कुल हमारे एक तरीके से कह सकते हैं जब हमारा हिस्ट्री बनना शुरू हुआ तभी के हमारे स्कॉलर थे, तो वो आर्कियोलॉजिस्ट नहीं हो सकते। हाँ भी उस वक्त भी कुछ ऐसी चीजें हो रही होगी जो कि पास्ट को ढूंढने की बात कर रही होगी, कुछ लोग होंगे जो पास्ट के बारे में पता लगा रहे होंगे, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट ये नहीं थे। ये नंबर्स की बात करते थे, ये पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी की बात करते थे। और जब भी जहां भी नंबर्स आएंगे आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि दिस पर्सन यानी आर्यभट्ट कौन होंगे? मैथमेटिशियन होंगे। जियोलॉजिस्ट क्या होते हैं? वो लोग जो कि जीव विज्ञान में रुचि रखते हैं। सो दिस इज योर 11th क्वेश्चन। सो विद दिस हमारा ये चैप्टर, हमारा ये एमसीक्यू यहीं पे खत्म होता है। सो जल्दी से अब क्या करते हैं, हम व्यू रिजल्ट करते हैं। सो व्यू रिजल्ट करने पे हमें पता चलेगा कि हमने कितने क्वेश्चंस के आंसर दिए, कितने के सही दिए और कितने का रॉन्ग दिया। साथ ही साथ यहाँ पे आपको आपके सभी आंसर्स देखने को मिल जाएंगे जो सही भी होंगे और जो गलत भी होंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 11 ऑफ हिस्ट्री। I will see you in another video जहाँ पे हम नए चैप्टर, नए सब्जेक्ट के साथ मिलेंगे। So till then, stay safe and keep learning with us. Bye bye.